पीटीआई हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। मुझे याद है कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, इंतखाबात हो रहे थे और आप मेरे इंतखाबात वाली ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो आपने ये कहा था कि तब्दीली वाकई में तब्दीली लेकर आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका देना बनता ही बनता है। जल साहब, 2 साल गुजर गए, क्या वही मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 साल में एक मिक्स, मैं समझता हूँ मिक्स परफॉर्मेंस है, जिसमें कुछ बात अच्छी चीजें हैं, बाज फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं, और उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है लोगों को उसकी चीज की वजह से। मगर ये कि इनको जब मौका दिया, जब हमने कहा, इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वादों की बुनियाद पे नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि जिन पार्टीज को 3-3 दफा हमने हुकूमत में लाने के लिए वोट दिया और उन्होंने कई कई साल तक हुकूमत की, आज भी आप देख लीजिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, क्या हाल है सिंध का, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। सो जब भी किसी की परफॉर्मेंस अभी अभी जज हम करें, तो उसको बहुत सारा पीछे कंपैरिजन भी उनके साथ करके देखना होगा, जिससे आपको अंदाजा हो कि इनके 2 साल कैसे गुजरे और उसमें इनकी डायरेक्शन क्या दुरुस्त है। आगे 3 साल जो है वो वाकई कुछ और डिलीवर कर सकेंगे, ये एक मवाजना जरूरी होगा। और उसकी वजह मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि जब मैंने जब वोट दिया मिसाल के तौर पे, तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर पीटीआई कुछ करती है या नहीं करती है तो अलग बात है, लेकिन जिनको 3-3 मौका मैं दे चुका हूँ या जिनको 3-3 दफा हम वोट दे चुके हैं, और किसी ने हमसे रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, किसी ने कहा कि हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे, तो इतने इतने साल लगा के अपने आप को तो बना लिया, अपने तो असासे बहुत बड़े, लेकिन मुल्क का तो वो जो वादे किए थे उतने पूरे हुए, तो फिर क्यों ना हम किसी और को मौका दें। तो ये मेरा ख्याल सोच थी। अच्छा जल साहब, मुझे बताइएगा, ये सोच तो बहुत सारे लोगों की थी, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इक़्तिदार में बैठी हुई है। लेकिन अगर हम प्योरली इस बेसिस के ऊपर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस 2 साल के अंदर सही रही, अगर सिर्फ इस बेसिस के ऊपर जज करें, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रेट करेंगे? डू यू थिंक के मईशत के, नौकरियों के, बाकी जितने तमाम घरों के, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो जो वादे किए थे 100 दिन के प्लान में, वो 100 दिन छोड़िए 2 साल में पूरे हो सके? देखिए, बहुत सारे वादे तो ऐसे थे जो 2 साल में पूरे हो ही नहीं सकते थे। 2 साल में अगर उसकी इब्तिदा हो गई या थोड़ी बहुत उसमें प्रोग्रेस हो गई, तो वो भी मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश होगा। असल में इसमें 3-4 चीजें देखनी है। हमने फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, इंटरनल गवर्नेंस भी देखनी है, उसके अलावा हमने इनके इकोनॉमी के ऊपर जो कुछ इन्होंने काम किया वो भी देखना है, ट्रांसपेरेंसी के जो कुछ किया, फिर ये करप्शन की बात करते रहे कि उसको खत्म करेंगे, उस पर देखना है। तो बात चीजों में मायूसी है, जैसे अभी करप्शन का मसला है, केसेस इन्होंने बहुत खोले लेकिन आगे नहीं चल सके सिस्टम के जमूद की वजह से, या ये कि अदारे जो हैं वो पोलिटिसाइज्ड हैं, वो काम नहीं कर रहे। पिछली हुकूमतें साल में उसमें अपने क्रोनीज, अपने आदमी वहां पे बिठा गई हैं और वो चीजें चल नहीं रही हैं। जो आज नैब के चेयरमैन है वो भी पिछली गवर्नमेंट के सिलेक्टेड है। तो ये इश्यूज भी हैं, लेकिन बात जगहों पे इनका मतलब फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखें तो करतारपुर को आज 1 साल से ऊपर हो गया, करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो इन्होंने हासिल की, और उसमें आपने सिख कम्युनिटी की गुडविल बहुत बड़े पैमाने पे ली, पूरी दुनिया में गुडविल आपने कमाई सिख कम्युनिटी की। और इसके अलावा आपकी पॉलिसी जो है वो कश्मीर के ऊपर किसी हद तक बेहतर है, किसी हद तक। मैं नहीं कहता कि जो आज की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो डिमांड करता है आपका वक्त, वो आप पूरी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी मुहिम की जरूरत थी, वो नहीं आपने चलाई, लेकिन कश्मीर के ऊपर पहले की निस्बत ज्यादा बात होती है, आप तनकीद भी करते हैं। इसी तरह पहली दफा भारत को एक दहशतगर्द मुल्क कहा गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में, जब ये कराची स्टॉक एक्सचेंज का हमला हुआ, तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत ने करवाया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि आप एक मुल्क को जो सारी उम्र यहाँ पे टेररिज्म कराता रहा और पिछली हुकूमतें उसकी खुशामद करती रही, आपने उसको आंखों में आंखें डाल के वाज़ेह बात की है। फॉरेन पॉलिसी में आपकी कुछ अचीवमेंट मौजूद है कि आपने रीच आउट भी किया है, अमेरिका को भी रीच आउट किया है, बाकी थोड़े बहुत मुल्कों को, अफगानिस्तान में अमन प्रोसेस चलता नजर आ रहा है। सर, फेलियर्स की तरफ भी आते हैं, आपकी नजर में फेलियर्स क्या हैं इस गवर्नमेंट के पिछले 2 साल में? मैं कश्मीर के मामले में मुतमईन नहीं,
कलभूषण के मामले में मैं मुतमईन नहीं। कलभूषण के मामले में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो ये कि कलभूषण एक सर्विंग ऑफिसर था और हमें दुनिया को ये कहना था कि जब सर्विंग ऑफिसर स्पॉन्सर किया जाता है रियासत से, उनके रॉ से, उनके, तो फिर रियासत जो है वो जिम्मेदार है, रियासत करवा रही है। सो इंडिया एक ऐसी स्टेट है जो स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म। दूसरा ये कि उसने टेरर फंडिंग के बड़े खुले एतराफ किए कि मैंने कराची में भी पैसा दिया, इधर DLA को दिया, सब कुछ किया। DLA एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम क्यों नहीं FATF में गए भारत के खिलाफ? हमें तो किसी सबूत के बगैर नचाया जा रहा है, धड़ाधड़ भारत हमें खींच रहा है, रोजाना सफाइयां पेश कर रहे हैं FATF में, और भारत के सबूत आपके हाथ में, आप जाते नहीं है वहां पे। तो फेलियर्स हैं वहां भी। इसी तरह जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसमें बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन बाद गवर्नेंस में मैं फिर इसकी मसलन बात करता हूं कि उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स लानी थी, वो वहीं की वहीं रह गई। आपने ये लोकल बॉडी सिस्टम को रिवाइव करना था, 2 साल में वो नहीं हो सका। तो अभी आप कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कराएंगे, इसका मतलब ये कि इन 2 सालों में तो वो चीज नहीं है आपके पास। तो वो ऐसी चीजें हैं जो फ्रस्ट्रेशन है। इकोनॉमी में खास तौर पे मसला, उसमें इनके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, और मैं समझता हूँ पिछली गवर्नमेंट्स के भी, और फिर कोरोना आ गया, महंगाई काफी है, आवाम उसको महसूस करते हैं। तो यहाँ पे फेलियर है कि ये गवर्नमेंट माफिया उसको हैंडल नहीं कर सकी इफेक्टिवली। राइट। अच्छा जलन साहब, मैं आपकी बात जरा